समसूत्री कोशिका विभाजन कक्षा 10वीं। हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया। हमने ये तो देखा है कि कोशिका के बारे में हम लोगों ने पूरा अच्छे से सीखा हुआ है। उसका विभाजन मतलब एक कोशिका से दो कोशिका तैयार होना। तो ये जो कोशिका विभाजन होता है ये किस तरीके से होता है और ये एक आवश्यक जीवन प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि एक कोशिका से जब विभाजन होगा तभी जाके दूसरा सजीव तैयार होता है। तो ये हमारे जीवन की बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है ताकि वो जो जाति है वो बनी रहे, उसके जैसे सजीव और बनते रहे। इसलिए कोशिका विभाजन हमारे जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ प्रश्न दिए हैं, हमें जहाँ जख्म होता है उस स्थान के ऊतकों की कोशिका पर क्या असर होता है? जब भी आपने देखा होगा कि आपको कुछ लगा हुआ है, वहाँ जख्म हो गई है, तो क्या होता है? कुछ दिनों के बाद उस जगह पे फिर से नई स्किन आ जाती है। जख्म ठीक होते समय उस जगह पर क्या नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तभी जाके हमारी जख्म ठीक होती है। ठीक है। क्या फूल तोड़ने से वनस्पतियों को जख्म होते हैं? वे जख्म कैसे भर जाते हैं? देखा होगा आपने कि जब भी आप फूल तोड़ते हैं उसमें से खून नहीं निकलता जब हम फूल तोड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वनस्पतियों को जख्म नहीं होते हैं। हम उसके शरीर का एक अंग तोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर जख्म होंगे, लेकिन वो भरते भी हैं। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे उस जगह फिर से दूसरा फूल आ जाता है। किसी भी सजीव की वृद्धि कैसे होती है? क्या उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है? अगर बढ़ती है तो कैसे? हम लोगों ने इस बात पर पहले भी चर्चा की है कि सजीव जो है वो हम लोग छोटे से होते हैं, वो छोटे से बड़े जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम लोग बड़े होते हैं, मतलब भी हमारी वृद्धि होती है। कोई भी बच्चा देखिए आप, 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद वो बढ़ते जाता है, 1 साल के बाद उसकी हाइट बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ती है, मतलब उसमें वृद्धि हो रही है। तो क्या उसके शरीर की कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है? बढ़ती है। हाँ, अगर बढ़ती है तो कैसे? ये कैसे बढ़ती है? क्योंकि उसकी कोशिकाओं में विभाजन होते जा रहा है। उसकी कोशिकाओं से एक कोशिका से अनेक कोशिकाएं तैयार हो रही है, इसकी वजह से उसकी कोशिकाओं में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से उस सजीव की वृद्धि हो रही है। एक सजीव से उसी प्रजाति के दूसरे सजीव का निर्माण कैसे होता है? किस तरीके से होता है एक ही सजीव से दूसरे सजीव का निर्माण? कोशिका विभाजन द्वारा या फिर पुनरुत्पादन द्वारा। तो इन सभी के लिए कोशिका विभाजन होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, कोशिका विभाजन यह कोशिका के और सजीवों के अनेक गुणधर्मों से एक बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है। इसी गुणधर्म के कारण एक सजीव से दूसरे नए सजीव का निर्माण हो सकता है। बहुकोशिकीय सजीव के शरीर की वृद्धि हो सकती है। शरीर में होने वाले क्षति को पूरा किया जा सकता है। क्या बोला गया है कि जो बहुकोशिकीय सजीव है, बहुकोशिकीय सजीव मतलब जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, ऐसे शरीर की वृद्धि हो सकती है, ऐसे शरीर बढ़ सकता है, ऐसे सजीवों का शरीर बढ़ सकता है जो बहुकोशिकीय है। और उनके शरीर में होने वाली क्षति का मतलब होता है जो भी हमारे शरीर में कमी हो गई है, कोई जख्म हो गया है, तो वो भी हम पूरा कर सकते हैं। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धगुणा समसूत्री विभाजन। अब ये क्या होता है ये हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। समसूत्री विभाजन शरीर की कायिका कोशिका और मूल कोशिकाएं करती हैं। अर्धगुणसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं द्वारा होता है। कोशिका विभाजन का अध्ययन करने से पूर्व हमें कोशिकाओं की रचना की जानकारी होना आवश्यक है। कोशिका की रचना का अध्ययन हम इसके पूर्व कर चुके हैं। हमने कोशिका के बारे में पूरा पढ़ा हुआ है, 8वीं क्लास में ही पढ़ लिए थे हम लोग। कोशिका रहती है, उसके अंदर केंद्रक रहता है, तंतुकणिकाएं रहती है, बहुत सारे और अंग होते हैं कोशिका के। प्रत्येक केंद्र की कोशिका में एक केंद्रक होता है, इसके अलावा अन्य कोशिका अंगक भी होते हैं। इस जानकारी के आधार पर हम दोनों प्रकार के कोशिका विभाजन का अध्ययन करेंगे, मतलब समसूत्री विभाजन और अर्धगुणसूत्री विभाजन कैसे होता है ये हमें इसमें अभी आगे पढ़ना है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े और समसूत्री कोशिका विभाजन पढ़े, हम लोग 3 चीज़ें और पढ़ लेते हैं, मूल कोशिका, कायिका कोशिका और जनन कोशिका। इसके पहले वाले हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, मूल कोशिका और कायिका कोशिका जो है वो समसूत्री कोशिका विभाजन करती है। समसूत्री कोशिका विभाजन और जनन कोशिका इनमें होता है अर्धगुणसूत्री
कोशिका विभाजन। ठीक है, अब ये पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि मूल कोशिका क्या होती है, कायिका कोशिका क्या होती है और जनन कोशिका क्या होती है। मैं सबसे पहले आपको जनन कोशिका के बारे में बताती हूँ। बहुत ही नाम से ही समझ में आता है। जनन कोशिका मतलब वो कोशिकाएं जो प्रजनन का कार्य करती है, मतलब एक सजीव से दूसरा सजीव तैयार करने के लिए जो कोशिकाएं होती है वो होती है जनन कोशिका। और इन जनन कोशिकाओं में सिर्फ और सिर्फ अर्धगुणसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अब जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छे से समझते जाएगा। और मूल कोशिका, कायिका कोशिका, प्रजनन कोशिका, ये तीनों चीज़ें हमें तीसरे लेसन में और अच्छे से क्लियर होने वाली है। ठीक है, अभी आप मैं जितना बता रही हूँ सिर्फ उतना ही याद रखिएगा। जनन कोशिका मतलब वो कोशिका जो प्रजनन का कार्य करती है, उनमें होता है अर्धगुणसूत्री कोशिका विभाजन। अब हम आते हैं कायिका कोशिका की तरफ। तो ये जो जनन कोशिका होती है, इनको छोड़ के शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती है वो सारी होती है कायिका कोशिका। मतलब जो मैच्योर हो चुकी है, जो एक बहुकोशिकीय सजीव के शरीर तैयार करने का काम करती है, वो होती है कायिका कोशिका। समझ में आया? इसके अलावा तीसरा जो है वो है मूल कोशिका। ये सबसे ज़रूरी है। एक ऐसी कोशिका जो हर तरह की कोशिका तैयार कर सकती है, जैसे कि त्वचा की कोशिका, मस्तिष्क की कोशिका इत्यादि सभी कोशिकाएं अलग अलग अपने शरीर में होती हैं। उन सभी कोशिकाओं को तैयार करने का काम ये मूल कोशिका कर सकती है। मूल कोशिका को स्वयं में बार बार विभाजित करने की क्षमता होती है। ये एक ऐसी कोशिका होती है जो वयस्कों में भी पाई जाती है। ये कोशिका क्या करती है, अगर कहीं पे कुछ आपके शरीर में ज़ख़म हो गया है तो ये कोशिका उस जगह के ज़ख़म भरने के लिए अपने आप को बार बार विभाजित करके उस त्वचा के उस या अवयव की कोशिका तैयार कर सकती है। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं ये आज भी हमारे यहाँ पे बहुत सालों से मूल कोशिका के ऊपर अभी भी अनुसंधान रिसर्च चल रहा है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिसिन लाइन में भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के अंदर इस मूल कोशिका के मदद से हम लोग वो बीमारियां ठीक कर सकते हैं शरीर की। ये एक ऐसी कोशिका है जो एक पूरा अवयव तक और एक पूरा इंसान तक तैयार कर सकती है। इसलिए मूल कोशिका ये वयस्कों में भी पाई जाती है। तो ये मूल कोशिका और ये कायिका कोशिका दोनों में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन, जबकि जनन कोशिका में होता है अर्धगुणसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये हमारी कोशिका है। ठीक है, इसमें प्रमुख रूप से बाहर का एक आवरण होता है कोशिका को, उसके अंदर एक केंद्रक होता है, केंद्रक का आवरण होता है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत सारा कोशिका द्रव्य होता है, जिसके अंदर कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं, और केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र। ठीक है, तो जब भी ये होता है कोशिका विभाजन होता है तो पहले केंद्रक का विभाजन होता है और दूसरी बार कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है, पहली स्टेप में होता है केंद्रक का विभाजन, दूसरी स्टेप में होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। चाहे वो समसूत्री विभाजन हो या अर्धगुणसूत्री विभाजन हो, दोनों समय में पहले केंद्रक का विभाजन होगा और फिर उसके बाद ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अभी हम पहला देखने वाले हैं समसूत्री कायिका कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन देखिए, कायिका कोशिका और मूल कोशिका ये समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है। हम लोगों ने पहले ही बात करी है कायिका कोशिका और मूल कोशिका क्या होती है। समसूत्री विभाजन मुख्यतः 2 सोपानों में पूर्ण होता है। पहला है प्रकल विभाजन या केंद्रक विभाजन और दूसरा है परिकल विभाजन या जीव द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन 4 चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारी कोशिकाएं हैं, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। जो कोशिका होती है उसमें गुणसूत्र है, उसके
जो गुणसूत्र है वो केंद्रक के अंदर होते हैं और ये जो है बाहर कोशिका का आवरण होता है। कोशिका का आवरण और केंद्रक का आवरण, इन दोनों के बीच में ये कोशिका द्रव्य होता है। तो जब भी कोई कोशिका विभाजित होती है तो सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है। ये जो केंद्रक है ये पहले विभाजित होगा 2 चरणों में, उसके बाद जो ये कोशिका द्रव्य है इसका विभाजन होता है। तो ये जो सबसे पहले हमें पढ़ना है केंद्रक का विभाजन। तो ये केंद्रक का विभाजन जो है वो 4 चरणों में पूर्ण होता है। अब ये कैसा है ये हमें पढ़ना है समसूत्री कोशिका विभाजन के पहले वाला पार्ट जो है प्रकल विभाजन या फिर केंद्रक विभाजन। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहली है पूर्वावस्था। पूर्वावस्था मतलब शुरुआत वाली, ठीक है। अब ये नॉर्मल वाली कोशिका है हमारी, जिसमें कोशिका द्रव्य है जैसे कि मैंने पहले ही बताया। इसके अलावा केंद्रक है, ये केंद्रक का आवरण है। ये इसके अंदर जो दिख रहे हैं आपको थ्रेड्स जैसा, ये है गुणसूत्र। हर केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है। केंद्रक जो है वो पूरी कोशिका को संभालता है, वैसे ही इस केंद्रक को संभालने के लिए केंद्रिका होती है। ये एक होता है केंद्रक के अंदर, इसे कहते हैं केंद्रिका। और ऐसे ही तारक केंद्र होते हैं जो कोशिका के अंदर जो अपना कोशिका द्रव्य होता है उसमें एक जगह पे वो रहते हैं, उन्हें कहते हैं तारक केंद्र। वो इसको संभालते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ये है सब नॉर्मल सेल। तो जब ये शुरू होता है कोशिका विभाजन, समसूत्री कोशिका विभाजन जब शुरू होता है तब क्या होता है देखिए। सबसे पहली स्टेप है पूर्वावस्था। केंद्रकीय विभाजन की पूर्वावस्था। केंद्रकीय विभाजन मतलब केंद्रक का विभाजन होने की जो पहली वाली अवस्था होती है, शुरुआत वाली अवस्था, मूलतः बहुत ही नाजुक धागे जैसे गुणसूत्रों का वलीभवन होता है। वलीभवन मतलब फोल्डिंग, मतलब जो लंबे लंबे हैं वो पहले छोटे छोटे लंबे लंबे धागे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पहले फोल्डिंग हो जाते हैं इस तरीके से। इनका क्या हो जाता है, गुणसूत्रों का वलीभवन होता है, मतलब ही फोल्डिंग होता है, जिससे वे लंबाई में छोटे होते हैं और आकार में मोटे होते हैं। ध्यान में आ रहा है यहाँ पे, ये पहले लंबे थे अभी छोटे हो गए हैं, पहले बारीक थे अभी मोटे मोटे दिख रहे हैं। उनके अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ दिखाई देने लगते हैं। तारक केंद्र द्विगुणित होता है, मतलब ये जो तारक है, ये जो तारक केंद्र बताया था यहाँ ऊपर, ये जो तारक केंद्र है यहाँ पर द्विगुणित हो गया है, मतलब डबल हो जाता है। हम सब पूर्वावस्था की बात कर रहे हैं। सबसे पहली अवस्था में क्या होता है, तारक केंद्र द्विगुणित होता है और प्रत्येक तारक केंद्र कोशिका के विपरीत सरों पर जाते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये चारों एक साइड में है, लेकिन जब इनकी शुरुआत होती है तो क्या करते हैं, ये दोनों अलग अलग दिशा में जाना चालू कर देते हैं। एक इधर साइड रहेगा तो दूसरा इधर साइड रहेगा। तो ये पूर्वावस्था में क्या हुआ, दो बदल हुए, 2 चीज़ें फ़र्क पड़ी कि ये जो गुणसूत्र है ये लंबे लंबे थे और बारीक बारीक थे, वो क्या हो गए, उनका वलीभवन होना चालू हो गया, उनका फोल्डिंग चालू हो गया, जिससे कि वो मोटे हो गए और छोटे हो गए। दूसरा चीज़ क्या हुई, जो ये तारक केंद्र थे ये पहले एक ही जगह पे थे, वो दोनों अलग अलग दिशा में, अपोजिट दिशा में जाने चालू हो गए, विरुद्ध दिशा में जाना चालू हो गए। ये 2 चीज़ें हो गई पूर्वावस्था में। आप बहुत इजीली इसको याद रख सकते हो, जो होते जा रहा है अभी बाद में उसी का उल्टा होने वाला है, ठीक है। तो अभी ऐसे ही याद रखना, पूर्वावस्था में 2 चीज़ें होती है, एक तो गुणसूत्र का फोल्डिंग होता है जिससे वो छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, और जो तारक केंद्र होते हैं वो अपनी अलग अलग दिशा में, विरुद्ध दिशा में जाना चालू करते हैं। ये हो गई पूर्वावस्था, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक तारक केंद्र कोशिका के विपरीत सरों पर जाते हैं। केंद्रक आवरण और केंद्रिका लुप्त होने लगते हैं। ये जो केंद्रक का आवरण था ये कैसा होने लग गया है, अभी पहले डार्क था, अब कैसे होने लग गया है, वो थोड़ा लुप्त होने लग गया है। लुप्त होना मतलब निकल जाना, थोड़ा थोड़ा वो क्या होते जाता है, लुप्त होते जा रहा है। इसके अलावा ये जो हमने क्या दिखाई थी, केंद्रिका, जो केंद्रक को संभालती है, ये केंद्रिका भी लुप्त होना चालू हो गई है, मतलब अभी वो छुपना चालू हो गई है, या फिर लुप्त होना मतलब निकलते जा रही है जैसे वो। ये हो गई पूर्वावस्था। इसके अलावा अब दूसरी जो अवस्था आएगी, ये हो गया, ये वाली अवस्था आ गई। इसके बाद दूसरी अवस्था आएगी मध्यावस्था।
तो मध्यावस्था में केंद्रक आवरण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। मतलब ये जो आवरण था केंद्रक का, ये पूरी तरीके से नहीं, देखो आपको कहीं दिख रहा है केंद्रक कहीं दिख ही नहीं रहा है। पूरी कोशिका में क्या दिख रहा है हमको, सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो केंद्रक था, ये केंद्रक का आवरण था, ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। केंद्रक का आवरण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सभी गुणसूत्रों का घनीकरण पूर्ण होकर प्रत्येक गुणसूत्र उसके अर्ध गुणसूत्र जोड़ी के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मतलब ये जो फोल्डिंग है ये पूरी तरीके से हो जाती है और ये हमें कंप्लीट गुणसूत्रों के जैसे दिखना चालू हो जाते हैं। सभी गुणसूत्र कोशिका के विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर अवस्था में संरचित होते हैं। विषुववृत्त समझता है ना, ये अगर पृथ्वी है तो ये बीच में से जो जा रहा है वो विषुववृत्त होता है। तो ये जो गुणसूत्रों की जोड़ी होती है ये एक विषुववृत्त लाइन में अपने को दिखती है। दिख रही है यहाँ पे अलग अलग एक ही जगह पे जमा थी, अभी वो कोशिका के अंदर एक विषुववृत्तीय दिशा में अपने को एक जैसे लाइन में दिखती है। इसे कहते हैं विषुववृत्तीय प्रतल पर गुणसूत्र को दिखना। दोनों तारक केंद्र और प्रत्येक गुणसूत्रों के गुणसूत्र बिंदु के बीच विशेष प्रकार के लचीले प्रथिनों के धागे तुर्क तंतु का निर्माण होता है। ये जो देखिए, यह है तारक केंद्र और गुणसूत्र बिंदु कहाँ रहते हैं, गुणसूत्रों के बीच में। तो ये गुणसूत्रों का जो गुणसूत्र बिंदु होता है और ये तारक केंद्र होता है, इन दोनों के बीच में ये एक लचीला अपने को क्या दिख रहा है, धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, चिकट रहता है जो, जिसे बोलते हैं तुर्क तंतु। ये हो गई मध्यावस्था। पूर्वावस्था हमने देखी, उसके बाद हमने देखी मध्यावस्था। अब उसके बाद आती है पश्चावस्था। पश्चावस्था में क्या होता है, पश्चावस्था में उन धागों की सहायता से गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होकर प्रत्येक गुणसूत्र की अर्ध गुणसूत्र जोड़ी अलग होकर विपरीत दिशा में खींची जाती है। अब देखा हमने यहाँ पर ये तुर्क तंतु बना है दोनों के बीच में, तारक केंद्र और गुणसूत्र। तो ये जो गुणसूत्र बिंदु है ये और ये तारक केंद्र दोनों आपस में खींचना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जोड़ी टूटती है और फिर ये जो जोड़ी है ये टूटती है और उसके जगह पे दो जो भुजाएं होती है वो एक तरफ जाने चालू हो जाती है और दूसरी भुजाएं दूसरी तरफ जाना चालू हो जाती है। ये समझ में आपको ये कैसे हुआ, इस गुणसूत्र बिंदु के और तारक केंद्र के बीच में जो खिंचाव होता है इसकी वजह से एक साइड इधर साइड खींचा जाता है, दूसरा साइड दूसरी तरफ खींचा जाता है। ये हो गई पश्चावस्था। अलग हुए अर्ध गुणसूत्र को संतति गुणसूत्र कहते हैं। ये दोनों अलग हो गए, पहले ऐसे थे, अभी दोनों अलग अलग हो गए, टूट गए हैं, एक से दो हो गए हैं, इसलिए इनको बोला जाता है संतति गुणसूत्र। अलग हुए अर्ध गुणसूत्र को संतति गुणसूत्र कहते हैं। इस समय ये खींचे जाने वाले गुणसूत्र केले के घड़ जैसे दिखाई देते हैं। केले का जो पूरा एक घड़ रहता है उसके जैसे ये दिखाई देते हैं। इस प्रकार गुणसूत्रों के दो दो समूह कोशिका के दोनों सिरों तक पहुंचते हैं। ये देखा हमने पहले कैसा था, इस तरीके से एक ही गुणसूत्र बिंदु थे, लेकिन जब इनके अंदर खींचाव हुआ तब ये दो अलग अलग दिखने लग गए हैं। इस तरीके से क्या हो गया, हमारे पास क्या मिल गया हमको, इधर के साइड में एक अर्ध गुणसूत्रों की जोड़ी है और इधर के साइड में भी दो अर्ध गुणसूत्रों की जोड़ी है और उसमें जो तारक केंद्र है वो भी इधर है, इधर भी तारक केंद्र है। इसके अलावा यहाँ गुणसूत्र बिंदु भी रहता है और यहाँ भी गुणसूत्र बिंदु रहता है। तो अपने को दो अलग अलग चीज़ें मिली, ठीक है। इसके बाद की जो अवस्था आती है वो है अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में कोशिका के दोनों सिरों तक पहुँचे हुए गुणसूत्र अब विसंघनित हो खुल जाते हैं, जिससे वे फिर से नाजुक धागों के जैसे पतले होकर लुप्त हो जाते हैं। दोनों सिरों तक पहुँचे हुए गुणसूत्रों के समूहों के चारों ओर केंद्रक आवरण का निर्माण होता है। अब इस प्रकार एक नई कोशिका में दो संतति केंद्रक निर्मित होते हैं। संतति केंद्रक में केंद्रिकाएं भी दिखाई देने लगती हैं। तुर्क तंतु पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। क्या हुआ, इस तरीके से ये जो मध्यावस्था हुई, इसके बाद ये सेपरेट हो गए हैं, एक पार्ट ऊपर चला गया है, एक पार्ट नीचे आ गया है।
अब ये क्या होगा, ये जो इधर साइड में गया हुआ पार्ट है, इसके अंदर केंद्रक जो है केंद्रक आवरण तैयार होना चालू हो जाता है, और ये साइड में जो दूसरा बना है, ये भी दूसरा केंद्रक तैयार होना चालू हो जाता है। ये एक केंद्रक बन गया और ये एक केंद्रक बन गया। इसके अलावा एक और चीज़ हो जाती है, जो ये तुर्क तंतु बने थे, जो ये लचीला पदार्थ बना था, ये अपने आप ही निकल जाना चालू हो जाता है, और जो गुणसूत्र जो मोटे बने थे सबसे पहली वाली स्टेज में हमने देखा था, वो वापस से पतले होना चालू हो जाते हैं। इसके अलावा जो केंद्रक लुप्त हो गया था, वो केंद्रिका जो लुप्त हो गई थी, वो केंद्रिका भी यहाँ पर तैयार हो गई। अब हमको दिख रहा है एक ही सेल है, लेकिन एक ही सेल में कैसी है, दो केंद्रक दिख रहे हैं, जबकि नॉर्मल कोशिका में क्या रहता है, सिर्फ एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है। इस तरीके से क्या हुआ, अभी ये दो केंद्रक तैयार हो गए। हमने पहले ही पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होगा, केंद्रक का दो केंद्रकों में रूपांतरण होगा, और उसके बाद कोशिका आवरण का विभाजन होगा। तो अभी हमने देखा कि दो क्या बन गए हैं, दो केंद्रक ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। ये हो गई हमारी पहली। जब हमारी पहली अवस्था पूर्ण हो चुकी है, केंद्रक का विभाजन ऑलरेडी हो गया है दो केंद्रकों में, इस तरीके से दिखाई देगा वो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, क्या बोलना था हमने, इसके बाद जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन होना चालू हो जाएगा। इस प्रकार केंद्रक का विभाजन पूर्ण होता है, और फिर जीव द्रव्य का विभाजन शुरू हो जाता है। जीव द्रव्य मतलब ही कोशिका का जो अंदर जो द्रव्य है, वो उसे ही कहते हैं जीव द्रव्य। जीव द्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होकर दो नई कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें संतति कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार की में कोशिकाओं के विषुववृत्तीय प्रतल के समांतर एक दरार का निर्माण होकर धीरे धीरे वह नीचे धंसती जाती है। यहाँ पे देखिए, ये दोनों के बीच में क्या हो गई है, ये दोनों अंदर धंसती जा रही है। ये जो है बाहर की कोशिका, ये क्या हो रही है, यहाँ से दो केंद्रकों की तरफ धंसती जा रही है, जिससे यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे ये इस तरीके से एक दूसरे के पास आते जाएगा, और फिर एक कोशिका अलग होगी और दूसरी कोशिका अलग हो जाएगी। इस तरीके से दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। वनस्पति कोशिका में इस प्रकार की दरार का निर्माण न होकर कोशिका द्रव्य के बीचों बीच एक कोशिका पटल का निर्माण होकर जीव द्रव्य का विभाजन होता है, जैसे कि यहाँ दिखाया है। ये प्राणी कोशिका में इस तरीके से दरार पड़ सकती है, लेकिन वनस्पति कोशिका में ये पहले खींचा जाता है और उसके बाद वो टूटता है। तो इस तरीके से इसमें वनस्पति कोशिकाओं में भी दो कोशिकाएं तैयार होती हैं, और इस तरीके से प्राणी कोशिकाओं में दो कोशिकाएं तैयार होती हैं। इसे कहते हैं समसूत्री विभाजन।